नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुंतल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के क्लासेस में। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और ये बायोमोलिक्यूल्स की वीडियो का सेकंड पार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम ख़त्म कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट के पूरे टॉपिक को, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट को हमने क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पे आपने पढ़ा था मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड। उसमें आपने सारी चीज़ों को समझा था, किस तरह से हमने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, इन सभी चीज़ों को समझा था। वहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं रिड्यूसिंग शुगर को, नॉन रिड्यूसिंग शुगर को, इन्वर्ट शुगर को और नॉन इन्वर्ट शुगर को। फिर मैंने आपको वहाँ पे कराई थी ग्लूकोज की पायरानोज स्ट्रक्चर, जिन्हें आप हैवर्थ स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जहाँ पे आपको ड्रॉ करनी होती हैं ग्लूकोज की क्लोज स्ट्रक्चर्स। ठीक है बच्चों। फिर वहाँ पे आपने देखा था कि किस तरह से हमने कार्बोहाइड्रेट में लिंकेज कराई थी, जिन्हें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहा था। आज उससे आगे हम पार्ट 2 में बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में और विटामिन के बारे में, जिसके अंदर हम कवर करेंगे कुछ अमीनो एसिड्स को भी और समझेंगे आगे DNA और RNA भी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स होती क्या हैं। बेसिकली ऐसा हुआ कि एक ग्रीक कंट्री के अंदर इन प्रोटीन्स को जब आइडेंटिफाई किया गया तो इनको एक वर्ड दिया गया जिसका नाम था प्रोटियोज। मतलब प्रोटीन वर्ड जो निकल के आया वो आया प्रोटियोज से, और प्रोटियोज का मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसी चीज़ें जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हों। यदि आप ऐसी चीज़ें बॉडी के अंदर इनटेक नहीं करेंगे तो बॉडी के बायोलॉजिकल फंक्शंस प्रॉपर रन नहीं हो पाएंगे। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। मीन्स आपको प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए होते हैं अमीनो एसिड्स। जब कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो बन के आती हैं प्रोटीन्स। इसका मतलब जब अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होंगे तो एक ह्यूज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें हम कहेंगे प्रोटीन। ठीक है बच्चा। तो प्रोटीन्स को समझने से पहले हमें समझना होगा अमीनो एसिड्स के बारे में। प्रोटीन्स को समझने से पहले हमें समझना होगा अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड्स आर कंटेन अमीनो जैसे कि NH2 एंड कार्बोक्सिल एज फंक्शनल ग्रुप। मतलब अमीनो एसिड्स के अंदर एक तो पाया जाता है अमीनो ग्रुप और एक पाया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप जिसे आप NH2 कहेंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे आप COOH कहते हैं, और जिसे आप 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। मतलब कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं अमीनो एसिड्स की, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन की चेन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीनो ग्रुप एक साथ अटैच होते हैं, और वो भी सेम कार्बन के ऊपर। मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें माना जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। उससे जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन कहलाता है अल्फा, उससे आगे वाला कहलाता है बीटा और उससे आगे वाला कहलाता है गामा। इसी तरह से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। यदि अल्फा कार्बन के ऊपर ही आपने अमाइन ग्रुप को अटैच किया है या अमीनो ग्रुप को अटैच किया है तो इसी वजह से इसको बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है बात। दूसरी चीज आपको यहीं पे ये भी समझना होगा कि ये जो R ग्रुप आपने अटैच किया है वो कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, मीन्स हाइड्रोकार्बन की ओपन चेन भी हो सकती है, ये एरल ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई क्लोज रिंग भी हो सकती है। इस NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे हम इस अमीनो एसिड्स को और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अल्फा D अमीनो एसिड या फिर अल्फा L अमीनो एसिड। वो कैसे करते हैं? यदि मैं स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाऊं, RCH COOH और NH2, या फिर मैं इस तरह से बनाऊं NH2 CH R और COOH, आप देखेंगे कि ये वाला कार्बन तो है अल्फा। यदि अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है L अमीनो एसिड, और यदि अल्फा कार्बन के राइट साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाएगा D अमीनो एसिड।
मीन्स अल्फा डी अमीनो एसिड कौन से एसिड कहलाएंगे? यदि NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के राइट साइड में प्रेजेंट हो तो डी अमीनो एसिड, और यदि अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो उन्हें बोला जाता है एल अमीनो एसिड्स। आगे देखिए, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन्स ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड। जब भी आप प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो केवल आपके पास अल्फा अमीनो एसिड्स आके मिलते हैं। ठीक है बात। आगे हमें अपन इनका पढ़ना है नोमेनक्लेचर। एनसीईआरटी बुक के अंदर 2-3 अमीनो एसिड्स के नोमेनक्लेचर हमें सिखाए गए हैं। वो होते कैसे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्राइबल नेम्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। मीन्स अमीनो एसिड्स को जहाँ पे खोजा गया था उस कॉमन नेमिंग के आधार पे, या फिर इन अमीनो एसिड्स का यूज क्या है, किन किन चीज़ों में ये प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनके नाम रख दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लाइसिन, और ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब है ग्लाइकोज। और जो ग्लाइकोज होते हैं, जहाँ पे इनकी खोज हुई थी, जहाँ पे इनको पाया गया था, वहाँ की भाषा में ग्लाइकोज का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। मतलब जहाँ पे इस ग्लाइसिन को खोजा गया था उस कॉमन लैंग्वेज में इसको बोला गया ग्लाइकोज, और ग्लाइकोज का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो स्वाद में मीठी लगती हों। ठीक है बात। उसी तरह से एक है जिसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन कहाँ से मिला हमें? टायरोसिन निकल के आता है टाइरोज वर्ड से, और टाइरोज का मतलब होता है चीज। यानी कि टाइरोज को पहली बार जो ऑब्टेन किया गया था वो किया गया था चीज से, इसीलिए इसका नाम रखा गया टाइरोज, और उसी को आगे जाके क्लासीफाई कर दिया या मॉडर्नाइज कर दिया टाइरोसिन के अंदर। ठीक है बात। अमीनो एसिड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर सिंबल्स। यानी कि अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 3 लेटर सिंबल यूज करते हैं। किसी भी अमीनो एसिड्स को यदि आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उनके शुरू के 3 लेटर उठा लीजिए। जैसे कि ग्लाइसिन, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं GLY से, या फिर यदि आप इसे सिंगल लेटर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप केवल लिख सकते हैं कैपिटल G। और A1 वर्ड कोड या 1 वर्ड लेटर कोड, जिसमें आप इसको केवल एक सिंबल यानी कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ग्लाइसिन, उसको आपने लिखा GLY, यहाँ पर उसको लिखेंगे कैपिटल G। कोई दिक्कत? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। बच्चा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का मतलब है 2 तरीका के आपके पास अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक पाया जाता है आपके पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और दूसरा पाया जाता है आपके पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं? ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं हो पाए या बॉडी के अंदर खुद से ना बन पाए, उन्हें आपको डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ेगा। ऐसे अमीनो एसिड्स को बोला जाता है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी कि ये अमीनो एसिड्स हमारे लिए एसेंशियल हैं, हमें इन्हें इनटेक करना ही पड़ेगा, ये बॉडी खुद से जनरेट नहीं कर सकती। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर खुद से जनरेट हो जाते हैं या बन जाते हैं, इन्हें आपको रेगुलर डाइट में यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बात। आप एनसीईआरटी में से इनके 2-2 एग्जाम्पल याद रखें, हो सकता है एग्जाम में आपसे इनके एग्जाम्पल पूछ ले। ठीक है बच्चा, ये रखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनको। ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि मैंने अभी बताया। दीज आर सिंथेसाइज्ड बाय ह्यूमन बॉडी। दूसरा, मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट टू गेन प्रॉपर हेल्थ एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के अंदर यदि आपको प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करके रखनी है, बॉडी की ग्रोथ करवानी है, तो इन्हें आपको डाइट के थ्रू सप्लाई करना ही पड़ेगा या इनटेक करना पड़ेगा। जो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी के अंदर खुद से बन जाते हैं, उन्हें इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है बात। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं आपको बताऊं आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमीनो एसिड्स यूजुअली कलरलेस पाए जाते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर देखने को लिए नहीं पाया जाता। क्रिस्टलाइन सॉलिड पाए जाते हैं, मीन्स सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमरफस सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन होने का मतलब है आप इन्हें इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते, इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक रेगुलर वे में पाया जाता है। दूसरा है सॉल्यूबल इन वाटर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई पाए जाते हैं। एक्ट एज एन एम्फोटेरिक आयन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। एम्फोटेरिक आयन कंटेन्स बोथ एसिड एंड बेस एट सेम मॉलिक्यूल, मीन्स एम्फोटेरिक किन्हें कहा जाता है, यानी कि ऐसे आयन जिनके ऊपर एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ हो, उन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक आयन। अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा है एक्ट एज ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन क्या होते हैं, इट इज न्यूट्रल बट कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये अगर आयनिक फॉर्म की अगर बात करें इसकी, तो आयनिक फॉर्म नेचर में तो न्यूट्रल पाई जाती है, और न्यूट्रल कोई भी चीज़ तब पाई जाएगी जब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू सेम हो। ठीक है बात, आप समझेंगे ये होता कैसे। सपोज कीजिए आपके पास ये एक अमीनो एसिड दे रखा है और ये कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये अमीनो ग्रुप। यदि आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं या फिर आप इसके अंदर रीअरेंजमेंट कराएं पार्टिकल्स का, हाइड्रोलाइसिस ही कराइए, इसमें होता क्या है, ये एक दूसरे के रिवर्सिबल भी स्ट्रक्चर हैं। आप यहाँ से इस हाइड्रोजन पार्टिकल्स को तोड़ दीजिए। जब आप इस हाइड्रोजन पार्टिकल को यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन पार्टिकल जाके अटैच हो जाता है इस नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर, ये अटैच हो जाता है इस नाइट्रोजन ग्रुप के ऊपर। आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है बात। अब आप ये देखेंगे कि इस पूरी एक ही एंटिटी में, इस पूरी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। जब एक ही एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के चार्ज प्रेजेंट हों तो ओवरऑल एंटिटी अपने आप में एक न्यूट्रल एंटिटी बन जाती है। और इसी तरह की स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है ज्यूटर आयन। क्या बोला जाता है, ज्यूटर आयन, जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम टाइम पे प्रेजेंट हों। ठीक है बात। आगे कह रहा है एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, दे एग्जिस्ट इन बोथ डी एल एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कब आप उसे डी बोलेंगे और कब आप उसे एल बोलेंगे। ये देखिए, यदि अल्फा कार्बन के राइट साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे बोलेंगे आर अमीनो एसिड्स, या आर बोल सकते हैं या फिर आप इसको डी बोल सकते हैं। यदि NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो आप उसे बोलेंगे एल अमीनो एसिड्स। ठीक है बात। चलिए, यहाँ तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आगे बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंकेज इन प्रोटीन्स, यानी कि अब तक आपने ये देखा यदि आपके पास अमीनो एसिड्स हैं तो आप उन्हें अमीनो एसिड्स को आपस में ज्वाइन करा के आप प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब आपस में उन्हें आप ज्वाइन कराएंगे कैसे, जो लिंकेज उनके अंदर बनेगी हम उस लिंकेज को ही समझने के लिए जा रहे हैं। ये कह रहा है प्रोटीन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई, ये देखो ये बॉन्ड देखो, CONH बॉन्ड विच इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ये लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन के अंदर। जैसे कि आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में ज्वाइन कराने के लिए जिस बॉन्डिंग का यूज किया जाता है उसे बोला जाता था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ पे प्रोटीन्स को आपस में ज्वाइन कराने के लिए या प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में जो भी बॉन्डिंग यूज होती है उसको बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है ग्लाइसिन एलानाइन,
ये कंपाउंड दो अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बना है। जैसे कि आपके पास एक है ग्लाइसिन और आपके पास एक है एलानाइन। इस ग्लाइसिन और एलानाइन को जब आप आपस में कंबाइन कराएंगे तो यहाँ से एक प्रोसेस होती है कंडेंसेशन की। उस कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के चला जाता है और ये दोनों यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती हैं। कंबाइन होने के बाद में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलती है। यदि ये ग्लाइसिन है तो इसका हमने नाम लिया ग्लाइसिल, और ये एलानाइन है तो हमने इसका नाम लिया एलानाइन। इन दोनों को यदि आप कंबाइन करेंगे तो बनने वाले कंपाउंड का नाम होता है GLYALA। क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम शुरुआत के 3 लेटर यूज में लेते हैं, GLY और ALA। तो कंबाइन नाम क्या हो गया, ग्लाइसिन, एलानाइन या GLYALA। ठीक है बात। आगे ये कह रहा है पॉलीपेप्टाइड चेन्स मोर देन 100 अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड प्रोटीन्स। उसने कहा है कि यदि अमीनो एसिड्स की कई सारे अमीनो एसिड्स, कितने अमीनो एसिड्स, कम से कम 100 अमीनो एसिड्स, यदि ऐसे 100 अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइंड हों थ्रू पॉलीपेप्टाइड बॉन्डिंग या फिर पेप्टाइड बॉन्डिंग, उस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा प्रोटीन। मतलब प्रोटीन बनाने के लिए आपको कम से कम 100 अमीनो एसिड्स तो चाहिए ही चाहिए। यदि 100 से कम अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो आप उसे प्रोटीन नहीं कहेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि भैया प्रोटीन बनाने के लिए तो आपको बहुत सारा मैक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड होगा और उसका मोलर मास भी बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल होगा भैया। जब 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइंड होंगे तो स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा बल्क हो जाएगी और बनने वाले स्ट्रक्चर का मास तो बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए इन्हें हैवी मासेस या मैक्रोमोलिकुलर मासेस की बॉडी बोला जाता है। यही कारण है कि प्रोटीन के अंदर एनर्जी का अमाउंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है बात। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन कौन है, वो एक्सेप्शन है आपके पास इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर केवल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। केवल 51 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होने पर ही इसे प्रोटीन कहा जाता है, जबकि प्रोटीन बनने के लिए कम से कम 100 अमीनो एसिड तो होने ही चाहिए। लेकिन आप याद रखेंगे किसको, इंसुलिन को। ठीक है बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है। हमारे पास जो प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन है वो कुछ 2 तरह से है। एक है हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन और दूसरी है हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है। आप कह सकते हैं हमने इनका क्लासिफिकेशन किया है इनकी शेप के बेसिस पे, इनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। जैसे फाइब्रस प्रोटीन थ्रेड या फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक फाइबर की तरह की स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि फाइबर पाया जाता है या रेशा जिसे आप कहते हैं, रेशे जैसी स्ट्रक्चर होती है किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन एक स्फेरिकल शेप की फॉर्म में पाई जाती है। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। फाइब्रस प्रोटीन की स्ट्रक्चर फाइबर की तरह पाई जाती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन स्फेरिकल शेप में पाई जाती है। ठीक है बात। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये फाइबर ये लीनियर शेप में पाए जाते हैं और एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर कॉइल अराउंड। ये जो स्फेरिकल शेप है ग्लोबुलर प्रोटीन की वो एक दूसरे के अराउंड कॉइलिंग करी हुई होती है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन की चेन्स एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती है। तीसरा, इनसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ से सवाल आता है पेपर में। इनसॉल्युबल इन वाटर मीन्स फाइब्रस प्रोटीन पानी के अंदर इनसॉल्युबल होती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन पानी के अंदर सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट देखिए, These are stable to moderate change in temperature and pH। मीन्स यदि आप फाइब्रस प्रोटीन के अंदर टेम्परेचर में या उसके pH में कुछ भी चेंज कराएं तो इनके अंदर ज़्यादा डिफरेंसेस देखने के लिए नहीं मिलते, ये स्टेबल पाई जाती हैं। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर यदि आप उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज कराते हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होती हैं और वहाँ पे चेंज देखने के लिए मिलता भी है। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, एक तो है आपके पास केराटिन
और दूसरी है आपके पास मायोसिन। केराटिन कहाँ पे पाई जाती है? केराटिन मिलती है हमें बालों के अंदर, हमारी स्किन के अंदर और हमारे नाखूनों के अंदर। मायोसिन कहाँ पे मिलती है? मायोसिन मिलती है हमारी मसल्स के अंदर। हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं, एक है इंसुलिन और एक है एल्बुमिन। एल्बुमिन कहाँ पे पाई जाती है? ब्लड के अंदर। अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इंसुलिन एक ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर केवल 51 अमीनो एसिड ही होते हैं 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होने पर ही इसको प्रोटीन मान लिया जाता है। रियलिटी में ये एक प्रोटीन नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, इस वजह से इसको प्रोटीन मान लिया है सॉरी बच्चा, तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में अब हम बात करेंगे। बच्चा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 तरीके की पाई जाती है। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। पहली हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म ए लीनियर चेन। प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर एक लीनियर चेन की फॉर्म में पाई जाती है और वहाँ पे अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है, अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होता है वो एक स्पेसिफिक वे में पाया जाता है। मीन्स कहने का मतलब क्या है? यदि आप अमीनो एसिड्स को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करा दें और वो भी एक चेन की फॉर्म में या लीनियर चेन की फॉर्म में, तो बनने वाली स्ट्रक्चर एक प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। द एनी चेंज इन दिस सीक्वेंस कैन ऑल्टर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड कैन क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन। कहने का मतलब, यदि आपने इस प्रोटीन की लीनियर चेन के अंदर इस सीक्वेंस में थोड़ी बहुत भी बदलाव किया या इसको थोड़ा बहुत ऑल्टर किया, तो आपके पास एक नई प्रोटीन बनके आ जाती है। ठीक है बात? जैसे आपने कुछ अमीनो एसिड्स को आपस में अरेंज किया है, जैसे GLY, VAL, ALA, TYR, ल्यू, इनके हमने 3 लेटर लिखे हैं, इनके पूरे नाम भी होते हैं। आप नोट्स में चेक कर लीजिएगा, मैं नोट्स की लिंक दे दूंगा। ग्लाइसिन, वलाइन, एलानाइन, टायरोसिन, ल्यूसाइन। इस तरह से आपने अमीनो एसिड्स को अरेंज किया एक परफेक्ट मैनर में। यदि आपने इस परफेक्ट मैनर में कुछ भी बदलाव किया तो क्या होगा? होगा ये कि जैसे मान लीजिए आपने इस एलानाइन को बाद में लिखा और इस TYR को पहले लिखा, टायरोसिन को पहले लिखा, तो एक नई प्रोटीन आपके पास जनरेट होके आएगी। हो सकता है उस नई जनरेट होने वाली प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी अच्छी ना हो जितनी आपके पास पहली प्रोटीन की थी। तो आप कह सकते हैं इस सीक्वेंस में बदलाव करने के बाद प्रोटीन डिफॉर्म हो जाती है या प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म कर लेती है। ठीक है बात? और ऐसा देखने के लिए पता कब मिलता है? जैसे ये अरेंजमेंट जो आपके लिए दिखाया गया है, ये अरेंजमेंट होता है किसका? हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का। और एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। उस बीमारी में इस हीमोग्लोबिन के अंदर जो अमीनो एसिड्स का मैनर जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो मैनर थोड़ा सा बदल जाता है। उसी वजह से बॉडी के अंदर फिर लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है बॉडी के अंदर। और एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी होना। वहाँ पे इस हीमोग्लोबिन का जो मैनर होता है अमीनो एसिड्स का, वो बदल जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आगे हम बात करेंगे इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या कहती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इस कार्बोनिल कार्बन एंड अमाइन ग्रुप। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इस कार्बोनिल कार्बन और अमाइन ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवानी ही पड़ेगी। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की 2 तरीके की होती है, एक होती है अल्फा हेलिक्स और दूसरी होती है बीटा प्लीटेड। पहले हम बात करेंगे अल्फा हेलिक्स के बारे में। फॉर्म्स बाय ट्विस्टिंग इनटू ए राइट हैंडेड हेलिक्स। मतलब यदि आप प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप ट्विस्ट जनरेट करा दें, ट्विस्ट जनरेट कराने का मतलब है आप उस यदि उस स्ट्रक्चर को आप ऐसे ऐंठ दें तो वो एक हेलिक्स की फॉर्म में आ जाती है, उसी को बोला जाता है अल्फा हेलिक्स। स्ट्रक्चर में भी नीचे दिखाऊंगा आपको। दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये कैसी होती हैं? ऑल पेप्टाइड चेन्स आर
स्ट्रेच्ड टू मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड इन जिगजैग मैनर। मतलब यदि आप प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को जितना हो सके उतना एक्सटेंशन में ले आएं, मतलब जितना हो सके उतना खींच दें और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी के ऊपर तीसरी लेयर, तीसरी के ऊपर चौथी लेयर, इस तरह से उन्हें अरेंज कराएं। और कौन से मैनर में? जिगजैग मैनर में। दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बड़ा जरूरी है, आपको बॉन्डिंग पता होना चाहिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम कौन सी बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बार आप इनकी शेप देख लीजिए, कुछ इस तरह की शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो शेप आपको देखने के लिए मिल रही है ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स फॉर्म। यानी कि जब आपने प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ट्विस्ट किया था तो वो कुछ इस तरह से हेलिक्स की फॉर्म में आ जाती है। ये हेलिक्स एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, तभी ये हेलिक्स की स्ट्रक्चर स्टेबल फॉर्म में पाई जाती है। ये क्या था? जब आपने प्रॉपर एक्सटेंशन करा दिया, मैक्सिमम एक्सटेंशन जितना हो सकता था प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपने किया, और करने के बाद में आपने उन्हें जिगजैग मैनर में अरेंज करा लिया कुछ इस तरह से। इन सभी लेयर के बीच में होने वाली बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी होती है बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कराने के लिए उनके खुद के बीच में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? तो आप बोलेंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है बात। इसको बोला जाता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। इसको बोला जाता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में ये देखिए, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट गिव्स राइज टू टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ाया था, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन कौन सी प्रोटीन के पार्ट होते हैं, तो आप बोलेंगे टर्सरी प्रोटीन के पार्ट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाई हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर भी कौन से बॉन्ड देखने के लिए पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए पाए जाते हैं, या फिर डाई सल्फाइड बॉन्ड, या फिर कौन सा? डाई सल्फाइड बॉन्ड, या फिर वांडरवाल फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब आप कहेंगे साहब इतने सारे फोर्स कहाँ से आ गए, इतने सारे बॉन्ड कहाँ से आ गए? देखिए मेनली जो बॉन्ड देखने के लिए पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यदि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दे रखा हो तो आप लगाएंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, और यदि डाइसल्फाइड भी प्रेजेंट ना हो तो आप लगाएंगे वांडरवाल, और अगर वांडरवाल भी प्रेजेंट ना हो तो आप लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है बात। अब आप कहेंगे सर अगर चारों ही ऑप्शन में आ जाएं तो फिर आप लगाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है बात। दूसरा उसने कहा है कि यदि आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर फोल्ड करा दें, फर्दर फोल्ड कराने का मतलब है जो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स वाली फॉर्म पढ़ी थी, यदि आप उसी अल्फा हेलिक्स की फॉर्म को और ज़्यादा ट्विस्ट करा दें या फोल्ड करा दें तो बनने वाली स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। कुछ इस तरह से आपने उस अल्फा हेलिक्स की स्ट्रक्चर को और ज़्यादा फोल्ड कर दिया तो स्ट्रक्चर टर्सरी में कन्वर्ट हो गई, और इनके बीच में होने वाली बॉन्डिंग कौन सी होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर डाई सल्फाइड बॉन्डिंग। ठीक है बात। टर्सरी स्ट्रक्चर के या टर्सरी फॉर्म के दो टाइप होते हैं, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीन की स्ट्रक्चर का लास्ट टाइप है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इट कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स या सब यूनिट। जब दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स को आपस में कंबाइन किया जाए, आपस में कंबाइन किया जाए, जिन्हें आप सब यूनिट्स भी कह सकते हैं। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन सब यूनिट्स का आपस में एक स्पेशल अरेंजमेंट, ये स्पेशल बच्चा कौन सा होता है? ये स्पेशल होता है इन 3D वाला। जब आप इन सब यूनिट्स का 3D अरेंजमेंट कराते हैं एक दूसरे के साथ में तो बनने वाली स्ट्रक्चर
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाती है। ठीक है बात। जैसे कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट दिस स्ट्रक्चर विथ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अगर आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल बताइए, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अरेंज होती हैं या कॉइल होती हैं, या फिर आप कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। कुछ इस तरह से आपस में पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के साथ में कॉइल होती हैं। ये आप इन्हें सब यूनिट्स भी मान सकते हैं। तो ये थे प्रोटीन के टाइप। आपने 4 टाइप पढ़े प्रोटीन के, 4 स्ट्रक्चर पढ़ी आपने प्रोटीन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। सेकेंडरी आपने 2 टाइप की पढ़ी, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में, प्रोटीन के डीनेचुरेशन के बारे में। और यहाँ से एग्जाम में सवाल आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या होता है। चलिए, डीनेचुरेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए नेटिव प्रोटीन क्या चीज़ होती है। कौन सी प्रोटीन? नेटिव प्रोटीन। नेटिव का मतलब अगर आप एक शब्द में समझना चाहें तो समझना बड़े ध्यान से। नेटिव का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक ना समझे तो ऐसे समझिए, बिल्कुल मूल, जैसी उसने जन्म लिया प्रोटीन ने ऐसी ही प्रोटीन थी, उसको बोला गया नेटिव प्रोटीन। ए प्रोटीन प्रेजेंट इन ए बायोलॉजिकल सिस्टम विद ए यूनिक 3D स्ट्रक्चर विद बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मीन्स ऐसी प्रोटीन जिसके अंदर ना आपने कोई चेंज नहीं किया है और वो प्रोटीन अपनी 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में है और उसके पास उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन है और वो भी 100%, उसके अंदर कोई चेंज देखने के लिए नहीं है। अब डीनेचुरेशन क्या है? यदि आप प्रोटीन की इस नेटिव फॉर्म के अंदर, यदि आपने प्रोटीन की नेटिव फॉर्म के अंदर चेंजेस कराए, कौन कौन से चेंजेस? यदि आपने या तो कराया फिजिकल चेंज, और फिजिकल चेंज जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, और आपने कराया उसके अंदर केमिकल चेंज जैसे कि चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब्ड। ये आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने के लिए पाए जाते हैं। यदि आपने प्रोटीन की नेटिव फॉर्म के अंदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज कराए तो प्रोटीन के हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप भैया मुझे ये बताइए, यदि हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो गए तो जो थोड़ी देर पहले आपने ऐसी हेलिक्स वाली स्ट्रक्चर देखी थी, यदि ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या ये हेलिक्स स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन की फॉर्म में नहीं आ जाएंगी? आप कहेंगे सर भैया बिल्कुल आ जाएंगी। यानी कि जितने भी इनके अंदर ग्लोब्यूल्स थे और जितनी भी इन्होंने कॉइलिंग कराई थी वो सारी की सारी कॉइलिंग तो अनकॉइल हो जाएंगी ना। बस यही आपको समझना है। जब भी आप प्रोटीन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, या फिर जब भी आप प्रोटीन की एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर में बदलाव करेंगे, वही बदलाव करने की प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। आपने प्रोटीन का नेचुरेशन खत्म कर दिया, उसी को कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एज ए रिजल्ट, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एज ए रिजल्ट ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, ग्लोब्यूल्स खुल जाएंगे एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। जितनी भी आपने कॉइलिंग कराई थी हेलिक्स की, वो सारी की सारी कॉइलिंग ओपन हो जाएगी। एंड द प्रोटीन्स लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देगी। मीन्स जो प्रोटीन आप बॉडी के अंदर इनटेक करने वाले हैं और उस प्रोटीन से बॉडी की जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस होने वाले थे, अब उस प्रोटीन से बायोलॉजिकल फंक्शंस नहीं होंगे क्योंकि प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो चुकी है। दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। आपसे एग्जाम में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की डेफिनेशन पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। तो आप 2 शब्द में किस तरह से बताएंगे कि भैया जब भी आप प्रोटीन की नेटिव फॉर्म में या तो फिजिकल चेंज कराएं या केमिकल चेंज कराएं। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? जैसे कि आपने उसका टेम्परेचर बदल दिया। केमिकल चेंज क्या होता है? आपने उसकी पीएच में चेंज कर दिया, तो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देगी। उसी को बोला जाता है डीनेचुरेशन। यूजिंग डीनेचुरेशन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इंटैक्ट। ये लाइन बड़ी जरूरी है, आपको समझना होगा।
कि प्रोटीन की 1 डिग्री स्ट्रक्चर या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी चेन की फॉर्म में पाई जाती है, उसका तो आप डीनेचुरेशन करा ही नहीं सकते, कराएंगे भी तो स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्या अनकॉइल होगी जब उसके अंदर कॉइलिंग ही नहीं है। जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर में कॉइलिंग पाई जाती है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म पाई जाती है, बीटा प्लीटेड शीट पाई जाती हैं और कॉइलिंग की स्ट्रक्चर्स होती हैं। यानी कि जब भी आप डीनेचुरेशन कराते हैं तो डीनेचुरेशन केवल सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर का ही होता है, 1 डिग्री का डीनेचुरेशन नहीं होता। इनके एग्जाम्पल क्या हैं? पहला एग्जाम्पल है कोगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग। मीन्स जब भी आप एग को गर्म करते हैं या बॉईल करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन होती है उसका क्या हो जाता है, उसका कोगुलेशन हो जाता है। और बच्चा कोगुलेशन का मतलब होता है किसी भी बिखरी हुई चीज़ का एक जगह पे आके कंसंट्रेट हो जाना या इकट्ठा हो जाना। जब आप किसी भी एग को बॉईल कराते हैं तो उसके अंदर का जितना भी मटेरियल है आप देखते हैं ना, वो एक सॉलिड की फॉर्म में आ जाता है ना, उसी को बोला जाता है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो भी आप बॉयल एग खा रहे हैं उसकी प्रोटीन तो डीनेचर्ड हो चुकी है और वो प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो चुकी है, तो उसको खाने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा है कर्डलिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क। दूध से दही का बनना, जब आप दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड, वहां पे भी कौन सी प्रोसेस होती है, डीनेचुरेशन की। आपने देखा होगा ना, दूध के अंदर प्रोटीन अलग पाई जाती हैं और दही के अंदर प्रोटीन अलग पाई जाती हैं। आपने दूध से दही बनाया, आपने क्या चेंज किया, आपने वहां पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज किया, आपने उसकी पीएच बदल दी, ठीक है ना बात। और पीएच बदलते ही प्रोटीन खत्म, प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म। एक इसमें नोट लिखा है मैंने, डीनेचुरेशन में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये जो आपने डीनेचुरेशन कराया है प्रोटीन का, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इरिवर्सिबल होने वाले जितनी भी प्रोटीन हैं जिनके अंदर इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन होता है उन्हें कहा जाता है रीनेचुरेशन। नहीं, ये इसको नहीं बोला जाएगा, इसको नहीं बोला जाएगा। जितने भी रिवर्सिबल डीनेचुरेशन हैं उनको बोला जाएगा रीनेचुरेशन। कैसे? कि जब तक आपने किसी भी प्रोटीन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज रखा तब तक प्रोटीन का हुआ डीनेचुरेशन, और जैसे ही आपने उस चेंज को हटाया प्रोटीन वापस से अपनी नेटिव फॉर्म में आ जाती है। कैसे? आपने मान लीजिए किसी प्रोटीन को हीट कराया और जब तक आपने उसे टेम्परेचर दिया तब तक प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ, और जैसे ही आपने टेम्परेचर हटाया प्रोटीन वापस से अपनी नेटिव फॉर्म में आना शुरू हो गई, उसी को बोला जाएगा रीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। जबकि कुछ होते हैं इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन, जहाँ पे आपने प्रोटीन को डीनेचर्ड किया और करने के बाद फिर चाहे आप टेम्परेचर हटा लीजिए या पीएच की वैल्यू सेम ले आइए, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होने वाला है, उन्हें कहा जाता है इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। ठीक है बात? कोई दिक्कत, दर्द, परेशानी बेटा? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक शब्द में बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। आपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए आपके पास 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक रिएक्टेंट, एक कैटालिस्ट और एक प्रोडक्ट। जब भी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कैटालिस्ट उस कन्वर्जन में हेल्प करवाते हैं, या तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं या रेट ऑफ रिएक्शन घटा देते हैं। उसी कैटालिस्ट को यहाँ पे बोला जाता है एंजाइम्स। क्या बोला जाता है? एंजाइम्स। या फिर आप कह सकते हैं कि ये एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट हैं। बायोकैटालिस्ट कहने का क्या मतलब है? बायोकैटालिस्ट कहने का मतलब है ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर होने वाली जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं उन सभी रिएक्शंस को कैटालिस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम एंजाइम्स का यूज करते हैं। जैसे आपने जो भी खाना खाया उस खाने को डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है? आपने देखा होगा ना, डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है। यदि आपने उस खाने को खाने के बाद में एंजाइम्स का यूज नहीं किया, बॉडी ने एंजाइम्स का यूज नहीं किया, तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अगर होगा भी तो एक लंबे टाइम में जाके होगा।
यदि आपने या बॉडी ने यूज किया एंजाइम्स का तो वही खाना जल्दी पच जाएगा। तो क्या एंजाइम्स कैटालिस्ट की तरह काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं भैया, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? बायो कैटालिस्ट। कोई दिक्कत? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं उनमें से ज़्यादातर एंजाइम्स कौन सी प्रोटीन होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। These are very specific for a particular reaction and a particular substrate। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये भैया कि एक रिएक्टेंट को जब आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप कैटालिस्ट यूज करते हैं। क्या कैटालिस्ट हर रिएक्शन के लिए सेम होता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होता। क्या हर कैटालिस्ट के लिए आप हर रिएक्टेंट को यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब किस रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे पता चलता है कि आप कैटालिस्ट कौन सा यूज करेंगे। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो कैटालिस्ट है या फिर ये जो एंजाइम है वो हर रिएक्शन के लिए कैसा होना चाहिए? फिर स्पेसिफिक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है बात? जैसे कि दीज आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड्स और क्लास ऑफ कंपाउंड्स अपॉन विच दे वर्क। यानी कि जिस भी रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी रिएक्टेंट के नाम के बेसिस पे हम कैटालिस्ट का नाम देते हैं या फिर एंजाइम्स का नाम दे देते हैं। जैसे कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं माल्टोज को इनटू ग्लूकोज। जब भी आप माल्टोज का कराते हैं क्या? हाइड्रोलाइसिस, तो आपको जिस एंजाइम की ज़रूरत होती है उसका नाम है माल्टेज। मीन्स इस सबस्ट्रेट से मिलता जुलता नाम किसका रख दिया हमने? एंजाइम का। उसने यही बात बोली है कि जिन सबस्ट्रेट के ऊपर ये वर्क करते हैं उसी तरह से इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है बात? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नेम द एंजाइम्स विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, आप क्या कहेंगे? माल्टेज। ठीक है बच्चा? द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज। और हर एंजाइम के लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं? हम जोड़ते हैं एज। यानी कि यदि इसका नाम था माल्टोज तो इसके लास्ट में हम क्या लिख देंगे? माल्टेज। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए, इसका मैकेनिज्म भी है लेकिन इसका मैकेनिज्म एग्जाम में नहीं आता, आज तक तो कभी नहीं आया। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। और विटामिन्स तो वैसे भी ज़रूरी हैं, डेली लाइफ में भी आप देखते होंगे। होती क्या है विटामिन्स? बड़े ध्यान से समझना। एक ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स का एक ऐसा ग्रुप। अब ये तो हम जानते हैं ना बायोमोलिक्यूल्स क्या कहते हैं, हम इतनी देर से पढ़ी क्या रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स से तो पढ़ रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स मोस्ट ऑफ विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाई बॉडी। ऐसे बायोमोलिक्यूल्स का ग्रुप जिनमें से बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स तो बॉडी के अंदर बनाए ही नहीं जा सकते, एंड मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। यानी ऐसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिन्हें आप बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। जिन्हें आप बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते उन्हें आपको डाइट में क्या करना पड़ता है? सप्लाई करना पड़ता है या डाइट के थ्रू इनटेक करना पड़ता है। ठीक है बात? दूसरा कह रहा है कि यदि आपने इसे इनटेक नहीं किया तो इनकी डेफिशिएंसी से बॉडी के अंदर कुछ डिजीज हो जाती हैं। आगे अभी हम समझेंगे उन डिजीज के बारे में। दूसरा है इस विटामिन्स का क्लासिफिकेशन आप कैसे करते हैं। इन विटामिन्स का हमने क्लासिफिकेशन दो लेवल पे किया है। एक किया है हमने वाटर सॉल्यूबल और दूसरा किया हमने फैट सॉल्यूबल। बेटा यहाँ से ना एग्जाम में सवाल हर साल आता है। आपको विटामिन्स में ज़्यादा डीप नहीं जाना है, लेकिन आपको इतना ज़रूर समझना होगा कि जहाँ से सवाल बनता है वो ये पोर्शन से सवाल बनता है कि बताइए कौन सी विटामिन फैट सॉल्यूबल है और कौन सी विटामिन वाटर सॉल्यूबल है। या फिर ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में आपसे कह देगा कि बताइए इनमें से कौन सी विटामिन फैट सॉल्यूबल नहीं है या वाटर सॉल्यूबल नहीं है। ठीक है बात? तो घबराने वाली बात नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि याद करनी कैसे। वाटर सॉल्यूबल केवल आपके पास दो ही विटामिन है, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि फैट सॉल्यूबल विटामिन आपके पास 4 हैं, ए, डी, ई, के, या फिर आप उसको उल्टा भी बोल सकते हैं, के, ई, डी, ए। अब याद करने के लिए आप इसे बोलेंगे के, ई, डी, ए कीड़ा या फिर अडेक, आप कैसे भी याद रखें वो आपकी मर्जी है।
अडैक या फिर कीड़ा। अब आप कहेंगे सर विटामिन तो और भी होती हैं, जैसे कि विटामिन एच होती है जिसको आप बायोटिन भी बोलते हैं। विटामिन तो ऐसे बेटा बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जितनी है हमें उतनी ही पढ़नी है। ठीक है बात। हमने देखा वाटर सोल्यूबल विटामिन दो टाइप की, एक विटामिन बी और एक विटामिन सी। आगे इनके बारे में बात बोली है, मस्ट बी सप्लाइड इन रेगुलरली थ्रू डाइट बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। यहाँ से सवाल पूछता है बेटा पेपर में, कैसे पूछता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जैसे कि बी और सी, इन्हें हमें डाइट के थ्रू रेगुलर इनटेक करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इन विटामिन बी और सी को इनटेक करते हैं तो ह्यूमन बॉडी तो 70% बिल्कुल वाटर से ही बनी हुई है, यानी बॉडी के अंदर तो पानी ही पानी है, तो ये विटामिन तो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगी और पानी में घुलने के बाद ये बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, यानी कि प्रोटीन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गई। अब इसका मतलब आपको फिर से प्रोटीन चाहिएगी, सॉरी प्रोटीन नहीं विटामिन, आपको फिर से विटामिन चाहिएगी। अब फिर से विटामिन आप कहाँ से लेंगे? आपको फिर से डाइट के थ्रू विटामिन यूज करनी पड़ेंगी। कौन सी? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है बात। लेकिन इसके अंदर ना एक एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन है विटामिन B12। B12 विटामिन एक ऐसी विटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, आपको याद रखनी होगी, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, जबकि और सारी विटामिन्स बी और सी वाटर सोल्यूबल है। विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन पाई जाती है, जहाँ पे विटामिन बी के कई सारे क्लासिफिकेशन हैं, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे करके। दूसरा टाइप आपके पास जो है कि वो है फैट सोल्यूबल, जहाँ पे आपने देखा ADEK या फिर कीड़ा। ठीक है। दे आर स्टोर्ड इन लीवर, ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं या फिर एडिपोज के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। विटामिन बी और सी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती, जबकि विटामिन ADEK बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर के अंदर या फिर एडिपोज के अंदर। अब एडिपोज क्या है? फैट स्टोरिंग टिश्यू, एक ऐसा टिश्यू है जहाँ पे जाके फैट स्टोर होते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक्सेस इनटेक ऑफ दीज विटामिन्स A एंड D इज हार्मफुल एंड मे कॉज हाइपर विटामिनोज। यदि आपने विटामिन A और विटामिन D को एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, और इनकी वजह से जो बीमारी होती है उसे बोला जाता है हाइपर विटामिनोज। ठीक है बात, कोई दिक्कत? चलिए एक नोट है यहाँ पे, विटामिन H जिसको और किस नाम से जानते हैं हम? बायोटिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन H इट इज नाइदर वाटर सोल्यूबल और नॉर फैट सोल्यूबल, ये ना तो वाटर सोल्यूबल है और ना ये फैट सोल्यूबल है, इसीलिए हमने इसको क्लासिफिकेशन के अंडर में नहीं रखा है। जब सोल्यूबल ही नहीं है किसी में तो क्यों, कौन से बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे? नेक्स्ट बच्चा पेपर में सवाल और एक और पूछता है कि विटामिन की कमी से होने वाली, डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं। तो सवाल यहाँ से बन सकता है, वैसे प्रीवियस ईयर में यहाँ से सवाल ज़्यादा बना नहीं है, लेकिन चलो फिर भी देख ही लेते हैं। तो थोड़ा कोऑपरेट करना, क्वालिटी पता नहीं कैसी आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये आपको ठीक दिखे। चलिए पहला है आपके पास विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए की वजह से जो बीमारी होती है उसको बोला जाता है ज़ीरोफ्थेल्मिया या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। अच्छा आप कैसे समझेंगे? विटामिन ए को बोला जाता है रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, आप ऐसे समझिए विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, और रेटिना कहाँ होता है बच्चा? आँख के अंदर। तो इससे होने वाली बीमारी भी कहाँ पे पाई जाती हैं? आँखों में पाई जाती हैं। तबीयत खराब चल रही है। चलिए, एक बीमारी होती है ज़ीरोफ्थेल्मिया और एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब जैसे ही अंधेरा होने लगता है शाम के टाइम पे तो कुछ लोगों को ना कम दिखाई देने लग जाता है, उसी को बोला जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है बात, इसको हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। दूसरा है आपके पास विटामिन B1। मैंने बताया ना विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसको आप कई सारे पार्टों में पढ़ते हैं। ठीक, विटामिन बी कहाँ पे पाया जाता है? मिल्क के अंदर, ग्रीन सब्जियों के अंदर या सीरियल्स के अंदर।
विटामिन B1 की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है? बेरी, कौन सी है बच्चा? बेरी। और बेरी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, मतलब जो आप खाना खाते हैं ना वो खाना पचता नहीं है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है विटामिन B1 की। दूसरी है विटामिन B2। विटामिन B2 दूध के अंदर, अंडे के अंदर और लिवर के अंदर पाया जाता है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? चिलोसिस या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर भी वही कहानी होती है। नेक्स्ट हमारे पास विटामिन B6। B6 की वजह से होने वाली बीमारी है कन्वल्जन। और कन्वल्जन बच्चा क्या होता है? कन्वल्जन होते हैं दौरे। जैसे कुछ लोगों को मिर्गी के दौरे आते हैं, वो आते हैं किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B6 की कमी से कन्वल्जन की प्रॉब्लम्स हो जाती है। एक है हमारे पास विटामिन B12, जिसकी वजह से होने वाली बीमारी है पर्नीशियस एनीमिया। कौन सी है? पर्नीशियस एनीमिया। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है और बॉडी के अंदर खून की कमी होने लग जाती है। फिर डॉक्टर आपको आयरन की गोली देता है, फिर आप आयरन की गोली खाते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन सी। इस विटामिन सी को बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। और आप इसको याद क्यों रखेंगे? इसलिए याद रखेंगे क्योंकि ये एक ऐसी विटामिन है जो अपने आप में एक एसिड भी है। ठीक है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से होती है स्कर्वी। कौन सी होती है बच्चा? स्कर्वी। स्कर्वी मतलब होठ साइड से फट जाते हैं या मसूड़े छिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी। विटामिन सी के सोर्स तो आपने देखे होंगे ना, जैसे कि संतरा हो गया, आंवला हो गया, जितने भी खट्टे फल हैं उन सभी के अंदर पाई जाती है। विटामिन डी, एक्सपोजर टू सनलाइट। आप धूप के अंदर जब बैठ जाते हैं तो आपको मिलती है विटामिन डी, आपने ऐसा सुना होगा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एक है रिकेट्स और एक है ऑस्टोमलेशिया, यानी कि ऐसी बीमारी जो बच्चों में और बड़ों में दोनों में देखने के लिए पाई जाती है। इसके अंदर हड्डियों के अंदर टेढ़ापन हो जाता है, बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, ऐसी बीमारियां। ठीक है। चलिए एक राज की बात बताऊं बच्चा, ये जो विटामिन डी है ना, ये बोलते हैं कि धूप में बैठ जाओ, सन से विटामिन डी मिलती है। हमें विटामिन डी सन से नहीं मिलती, विटामिन डी ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होती है और वो भी कहाँ पे होती है? स्किन में। जैसे आपने स्किन के पार्ट्स पढ़े होंगे ना, मीजोडर्मिस, एपिडर्मिस, ये विटामिन डी स्किन के अंदर ही पाई जाती है। लेकिन जैसे ही सन की लाइट स्किन के ऊपर आके पड़ती है तो ये विटामिन डी स्किन में एक्टिवेट हो जाती है। जब तक इसके ऊपर धूप आके नहीं पड़ती या सनलाइट नहीं गिरती तब तक ये एक्टिवेट नहीं होती। इसीलिए बोला जाता है कि धूप में बैठने से विटामिन डी मिलती है। नेक्स्ट आप याद रखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। और ये सब्जियों के अंदर पाई जाती है, सब्जियों से बनने वाले तेलों के अंदर, रिफाइंड और उनके अंदर। इससे होता क्या है? इसकी वजह से होता है मस्कुलर वीकनेस एंड इंक्रीज फ्रेगिलिटी ऑफ आरबीसी। इसकी वजह से मसल्स के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है और इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा है लेकिन वे दिखाई देते हैं कम एज के, या फिर ऐसे लोग जिनकी एज कम है लेकिन दिखाई देते हैं ज़्यादा एज के, उनके पीछे कारण क्या है? उनके पीछे कारण है विटामिन ई। विटामिन ई का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा बॉडी में, आपकी एज उतनी ही कम दिखाई पड़ेगी, उन्हें बोलते हैं अर्ली एजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन के। और विटामिन के को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फिलिक्कोक्विनोन। फिलिक्कोक्विनोन। ठीक है बात। ये हरी सब्जियों में पाया जाता है। डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, अच्छा ये जरूरी है। यदि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन के की कमी हो गई तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना मतलब बॉडी में यदि ब्लड की कमी है, विटामिन के की कमी है और कहीं पर भी बॉडी में कट लग गया तो आप देखते हैं आप उसे थोड़ी देर के लिए उस कट को दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद में ब्लड आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? विटामिन के की वजह से। विटामिन के क्या करती है? एक ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है जो कि ब्लड की क्लॉट बनाती है ताकि ब्लड का फ्लो बाहर की तरफ ना हो।
जिस बॉडी के अंदर विटामिन के का अमाउंट कम होता है वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है बच्चा। एक बीमारी आपने सुना होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में जहाँ पे भी बॉडी में कट लग जाता है वहाँ से ब्लीडिंग रुकती नहीं है, फिर ना इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है बॉडी में क्लॉटिंग कराने के लिए, उससे पहले कुछ भी इलाज नहीं है। और आज भी इस बॉडी का कोई भी उसका हीमोफीलिया का कोई इलाज पॉसिबल नहीं है आज की डेट में भी। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? ये न्यूक्लिक एसिड हम समझ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें पढ़ने हैं डीएनए और आरएनए, और डीएनए और आरएनए पढ़ने से पहले हमें इन न्यूक्लिक एसिड्स को बड़े अच्छे से समझना होगा। तो मेरे साथ बड़े ध्यान से सुनना, क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स ना बायोपॉलीमर्स होते हैं। बायोपॉलीमर्स का मतलब ऐसे पॉलीमर्स जो बायोलॉजिकल फंक्शंस को रन कराते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर। पॉलीमर्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम्स। हर लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाने वाले पॉलीमर्स या बायोपॉलीमर्स क्या कहलाते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। और समझिए, अब हम इन न्यूक्लिक एसिड्स को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें इनकी जरूरत क्या है? न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कराने के लिए हमें जरूरत होती है न्यूक्लिक एसिड्स की। ये न्यूक्लिक एसिड्स क्या करते हैं? जैसे कि आपने हेरिडिटी वाले करैक्टर पढ़े हैं, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा जानते होंगे कि यही न्यूक्लिक एसिड्स जिम्मेदार होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराने के लिए। कैसे कराते हैं ट्रांसफ़र, अभी आगे देखते हैं। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। इस हेरिडिटी वाली प्रोसेस को कंटिन्यू कराने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन होते हैं? क्रोमोसोम्स। कौन होते हैं बच्चा? क्रोमोसोम्स। इसका मतलब आप कह सकते हैं जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है तो उस इंफॉर्मेशन को कौन ट्रांसफ़र कराते हैं, या फिर वो इंफॉर्मेशन किस चीज़ की फॉर्म में ट्रांसफ़र होकर जाती है? वो जाती है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स। क्रोमोसोम्स प्रोटीन्स के और न्यूक्लिक एसिड्स के बने होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, अभी आगे पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, डीएनए आरएनए कैसे फंक्शनिंग करते हैं। लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट्स को भी टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि हम हैं ना अभी। चलिए, इस सारे झमेले को समझने से पहले हमें पढ़ना होंगे न्यूक्लिक एसिड्स। क्या होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? ठीक है, आप ऐसे समझिए, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो टाइप के हैं। एक है न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड। अब ये टाइड कपड़ा धोने वाला नहीं है। एक है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और एक है न्यूक्लियोटाइड। आप ऐसे समझिए, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड से बड़ी पाई जाती है। और ये बड़ी कैसे बनती है? जब आपके पास केवल एक बेस प्रेजेंट हो और एक शुगर प्रेजेंट हो तो स्ट्रक्चर बनती है न्यूक्लियोसाइड की। यदि इस बेस और शुगर के साथ साथ आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का यह है कि यदि आपने न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में क्या जोड़ दिया, एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ दिया, तो बनने वाली स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ठीक है बात। अब आप कहेंगे कि ये बेस, शुगर, फॉस्फेट ये क्या बीमारी है? आगे चलते चलो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं वो समझना है हमें। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए गिव्स ए मिक्सचर ऑफ 3 डिफरेंट कंपाउंड्स। जब भी आप डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें निकल के आती हैं। बड़े ध्यान से सुनना। एक आती है आपके पास पेंटोज शुगर, दूसरा आता है आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेस, और तीसरा आता है आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप। वही जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में। बेस शुगर और फॉस्फेट,
यानी कि जब भी आप डीएनए और आरएनए का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपके पास कुछ बेस आते हैं, शुगर आती है और साथ में कौन होते हैं, फॉस्फेट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन सी शुगर होती हैं, कौन कौन से बेस होते हैं और कौन कौन सी फॉस्फेट होती है। पहला है हमारे पास पेंटोज शुगर। इसे पेंटोज शुगर बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बच्चा। एक होती है हमारे पास बीटा डी राइबोज और एक होती है हमारे पास बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। बड़े ध्यान से समझना, ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनी है ये स्ट्रक्चर है किसकी, पेंटोज शुगर की। इसके अंदर 4 कार्बन तो चेन के अंदर होते हैं और 1 कार्बन चेन से बाहर इन्वॉल्व होता है, टोटल होते हैं 5 कार्बन। ठीक है बात। इसे बोला जाता है बीटा डी राइबोज। सेम एज इट इज स्ट्रक्चर इसकी होती है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर है जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, 2 डीऑक्सी राइबोज। मतलब इस स्ट्रक्चर के दूसरे कार्बन पे केवल H प्रेजेंट होता है, जबकि बीटा डी राइबोज के दूसरे कार्बन के ऊपर आप OH ग्रुप देख रहे होंगे। मीन्स इस स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन को हटा दिया गया, ऑक्सीजन को डीऑक्सी कर दिया गया, इसीलिए इसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज। स्ट्रक्चर को जब आप डीऑक्सी कर देते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन हटा देते हैं, तो बन जाता है डीऑक्सी। और कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, इसीलिए इसका नाम बना बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। कोई दिक्कत? ये तो बात हो गई शुगर की। दूसरा हम बात करेंगे नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में कि कौन कौन से बेस हैं जो हमें पढ़ने हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से बेस आते हैं, एक आता है हमारे पास प्यूरिन्स। कौन आता है भैया, प्यूरिन्स। और दूसरा आता है हमारे पास पिरिमिडिन्स। एक होता है प्यूरिन्स और एक होता है पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स 2 प्रकार का होता है, एक होता है एडेनाइन और दूसरा होता है गुआनाइन। एडेनाइन और गुआनाइन या फिर एडेनाइन और गुआनीन, कुछ भी बोल दीजिए। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से। पिरिमिडीन हमारे पास 3 टाइप का होता है, एक है साइटोसिन, दूसरा है थायमिन और तीसरा है यूरेसिल, CTU। अच्छा, अब आप समझे इस बात को कि हमारे पास शुगर तो होती है 2 तरीके की, बीटा डी राइबोज और बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। हमारे पास बेस होते हैं 2 तरीके के, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन 2 टाइप का, एडेनाइन और गुआनाइन। पिरिमिडीन हमारे पास 3 टाइप का, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है बात। चलिए लास्ट है हमारे पास फॉस्फेट। और फॉस्फेट जो इस चैप्टर में हम यूज करने वाले हैं या इन न्यूक्लियो एसिड्स के फॉर्मेशन में यूज करने वाले हैं, उसका नाम है H3PO4 या फिर इसको आप PO4-3 भी बोल सकते हैं। जब आप इसके अंदर से हाइड्रोजन हटा देंगे तो इसके ऊपर -3 का चार्ज आता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, एक फॉस्फोरस ग्रुप जिसके पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, उन 4 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ में अटैच होती है, जबकि बाकी 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच होती हैं। इसीलिए इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसका फॉर्मूला बनता है PO4-3। ठीक है बात। चलिए अब हम इनका देखेंगे अरेंजमेंट। जब आपको बनाना होता है एक न्यूक्लियोसाइड, तो मैंने बताया था न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए बेस और केवल शुगर। और जब आप बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड तो आपके पास बेस प्लस शुगर प्लस में फॉस्फेट, तीनों चीज होनी चाहिए। ठीक है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक शुगर है, कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर। अभी हमने ये नहीं देखा है कि ये पेंटोज शुगर कौन सी है, बीटा डी राइबोज है या बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज है। केवल हम देख रहे हैं यह एक शुगर है। इस शुगर की पहली पोजीशन पे या पहले कार्बन पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है। और इसके 5वें कार्बन पे प्रेजेंट होता है फॉस्फेट। क्या करें, यदि केवल पेंटोज शुगर के पास एक बेस प्रेजेंट हो पहले कार्बन पे तो उसे बोला जाएगा न्यूक्लियोसाइड। और यदि एक पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे बेस और 5वें कार्बन पे हो फॉस्फेट तो उसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कोई ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, केवल एक फॉस्फेट ग्रुप का डिफरेंस है, वो भी 5वें कार्बन पे। ठीक है बात। जब आप ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स की चेन
न्यूक्लिक एसिड्स को आपस में अरेंज कराते हैं एक लंबी चेन में, तो आपके पास एक बड़ी स्ट्रक्चर बन के आती है कुछ इस तरह से, बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट और बेस शुगर फॉस्फेट। यदि आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देख रहे हों तो बेस और फॉस्फेट दोनों किसके ऊपर जोड़े जाते हैं, दोनों शुगर के ऊपर जोड़े जाते हैं। बेस जोड़ा जाता है पहले कार्बन पे और फॉस्फेट जोड़ा जाता है 5वें कार्बन पे। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए ये आपके पास एक पेंटोस शुगर थी। इस पेंटोस शुगर में पहले कार्बन पे हमने क्या जोड़ा, एक हमने जोड़ा नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है बच्चा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। 5वें कार्बन पे हम क्या जोड़ेंगे, एक ग्रुप जिसका नाम क्या होगा, फॉस्फेट। क्या होगा, फॉस्फेट, PO4-3 जोड़ दिया। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर आ गई। इस एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को हम दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में कंबाइन कराएंगे। तो हमने एज इट इज नीचे एक स्ट्रक्चर और बनाई न्यूक्लियोटाइड की। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन और निचले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन, जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन, इस फॉस्फेट ग्रुप की ऑक्सीजन रिएक्शन करती है। ये रिएक्शन मत बोलिए आप, इस फॉस्फेट ग्रुप की ऑक्सीजन को ऊपर वाले न्यूक्लिक एसिड की तीसरे कार्बन से अटैच कराएंगे कुछ इस तरह से, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाती है। कंबाइन कराने के लिए आपने जिस बॉन्डिंग का यूज किया उस बॉन्डिंग का नाम होता है फॉस्फेट डाई ईस्टर बॉन्डिंग। और एग्जाम में इस बॉन्डिंग का नाम आपसे पूछा जाता है कि दो न्यूक्लिक एसिड्स को या दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में कंबाइन कराने के लिए कौन सी बॉन्डिंग का यूज होता है, तो आप बोलेंगे फॉस्फेट डाई ईस्टर बॉन्डिंग या फॉस्फेट डाई ईस्टर लिंकेज। ठीक है बात। ये तो थे आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होते हैं और तब जाके फॉर्मेशन होते हैं DNA और RNA के। ठीक है बात। चलिए, ये एक टॉपिक है बीच में, चारगाफ रूल। NCERT में शायद इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। इसके ऊपर सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, शायद दिल्ली बोर्ड में इसका क्वेश्चन आया है। चारगाफ रूल को दिया था किसने, ई चारगाफ ने, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा था, बड़े ध्यान से सुनना। द बेस कंपोजिशन ऑफ DNA इज वेरिड फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर बट द अमाउंट इन मोल्स विल बी इक्वल। यानी कि DNA का कंपोजिशन हर स्पीसीज के अंदर अलग अलग पाया जा सकता है, लेकिन उनका अमाउंट कैसा पाया जाएगा भैया, इक्वल पाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा एडेनाइन और थायमिन एक दूसरे के बराबर होंगे, जबकि साइटोसिन और गुआनिन एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब जितना एडेनाइन पाया जाएगा उतना ही थायमिन पाया जाएगा, जितना साइटोसिन पाया जाएगा उतना ही गुआनिन पाया जाएगा। इनके अमाउंट एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं किसी भी DNA के अंदर या RNA के अंदर जितना अमाउंट किसका होगा, प्यूरिन्स का होगा, उतना ही अमाउंट किसका पाया जाएगा, पिरिमिडिन्स का पाया जाएगा। यानी कि A+G इज इक्वल्स टू C+T, एडेनाइन प्लस गुआनाइन इज इक्वल्स टू साइटोसिन एंड थायोसिन। ठीक है बात। यानी कि यदि एग्जाम में सवाल आता है तो आप काउंट करके बता देंगे कि जितने एडेनाइन और गुआनाइन होंगे उतने ही साइटोसिन और थायमिन भी पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA की। स्ट्रक्चर ऑफ DNA। स्ट्रक्चर ऑफ DNA समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज समझा दूं। जैसे कि आपने देखा हमारे पास हमें दो स्ट्रक्चर पढ़नी है, एक DNA और एक RNA। ठीक है बात। आपने ये पढ़ लिया कि इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। इनके अंदर एक तो शुगर पाई जाती है जिन्हें आप पेंटोस शुगर कहते हैं। इनके अंदर बेस पाए जाते हैं। DNA के अंदर जो बेस पाए जाते हैं उनका नाम होता है A, G, C और T। RNA के अंदर जो बेस पाए जाते हैं उनका नाम होता है A, G, C और U। अब ये कैसे याद रखेंगे, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और यूरेसिल। मीन्स DNA और RNA के स्ट्रक्चर में केवल एक बेस का अंतर होता है,
डीएनए के अंदर होता है थायमिन, जबकि आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल। ये एक बेसिक डिफरेंस है। ये मैंने किस लिए बताया, क्योंकि अभी इसका जिक्र होगा नीचे, इसलिए। देखिए, डीएनए की जो स्ट्रक्चर थी, और ये डीएनए की स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंड में पाई जाती है। डीएनए की इस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर को किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये दो साइंटिस्ट थे, हालांकि इनके साथ एक साइंटिस्ट और भी थे, लेकिन ज़्यादातर नाम इन्हीं का दिया जाता है। डीएनए की जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसे बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल या डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड में पाई जाती है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू राइट हैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स स्ट्रैंड्स, दीज स्ट्रैंड्स रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, और वो भी कैसे? राइट हैंडेड, और एक दूसरे के साथ में ऐसे घुमड़े हुए होते हैं। जैसे ये देखो कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी मैंने आपके लिए बताया कि डीएनए के अंदर जो बेस पाए जाते हैं उनका नाम क्या क्या होता है? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन। ये 4 बेस पाए जाते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है बात, लेकिन आपको बॉन्डिंग याद रखनी है। इस एडेनाइन की बॉन्डिंग होती है किसके साथ में? थायमिन के साथ में, और वो भी कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और गुआनाइन की बॉन्डिंग होती है साइटोसिन के साथ में, और वो भी कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बात। और ये जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप कहेंगे कि जब आपने न्यूक्लियोटाइड को आपस में कंबाइन कराया तो होने वाली बॉन्डिंग कहलाई फॉस्फेट डाई ईस्टर। उन न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर जो बेस प्रेजेंट होते हैं, वे बेस आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। और कैसे पेयरिंग होती है? एडेनाइन की थायमिन के साथ में, और गुआनिन की साइटोसिन के साथ में। एडेनाइन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और बनने वाली बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने के लिए पाई जाती है डीएनए की। इसी को बोला जाता है डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थायमिन, यही चलता रहता है। ठीक है, और इन्हीं बेसिस का एक फिक्स सीक्वेंस होता है या स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग। इसी पैटर्न के बेसिस पे हर व्यक्ति का डीएनए अलग अलग निकल के आता है। ठीक है बात। देखिए, दीज स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि ये स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री क्यों हैं। आप बताएंगे डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर में यदि एक स्ट्रैंड अकेला पड़ गया तो दूसरा स्ट्रैंड अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एक स्ट्रैंड को दूसरे स्ट्रैंड के साथ में होल्ड कराने के लिए आपको दोनों स्ट्रक्चर एक साथ ही रखनी पड़ेंगी। यानी कि यदि आपने हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच से तोड़ दिया तो हेलिकल स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है। इसीलिए इन्हें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है। ऑन हीटिंग दीज स्ट्रैंड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कि जब आप डीएनए की स्ट्रक्चर को मेल्ट करा देते हैं तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और स्ट्रक्चर के स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हाउएवर ऑन कूलिंग दीज अगेन हाइब्रिडाइज। जब आप इनका टेम्परेचर कम कर देते हैं या फिर आप स्ट्रक्चर को कूल करा देते हैं तो टूटी हुई स्ट्रैंड्स वापस से हाइब्रिडाइज हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एनीलिंग। क्या बोला जाता है बच्चा? एनीलिंग बोला जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कराना और वापस से हाइब्रिडाइज कराना दो अलग अलग प्रोसेस हैं। एक को बोला जाता है मेल्टिंग और एक को बोला जाता है एनीलिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारे पास इस डीएनए का एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है। यानी कि जितनी भी आप तक आपने डीएनए के बारे में पढ़ा है उस चीज़ का एप्लीकेशन क्या है, हम आखिर डीएनए पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे लिए डीएनए का काम क्या है, समझिए। एवरी पर्सन हैज हिज ओन यूनिक फिंगरप्रिंट्स, दीज अकर्स एट द टिप्स ऑफ द फिंगर। हर व्यक्ति के पास में ये जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं। हालांकि पाया तो रेटिना भी अलग जाता है, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं फिंगरप्रिंट्स की। हर व्यक्ति के पास में फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल अलग अलग पाए जाते हैं और फिंगरप्रिंट्स फिंगर के टिप्स पे पाए जाते हैं। ड्यू टू यूनिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ डीएनए, किसी भी डीएनए के ऊपर जो बेस का सीक्वेंस है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन जो डीएनए के अंदर पाए जाते हैं,
उस सीक्वेंस का हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग पैटर्न देखने के लिए पाया जाता है। उसी पैटर्न के बेसिस पे बनते हैं फिंगरप्रिंट्स। यदि पैटर्न अलग अलग है तो बनने वाले फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होंगे, बिल्कुल होंगे भैया। लेकिन पता है रियल लाइफ में इसके कुछ एक्सेप्शन भी देखने के लिए पाए जाते हैं। अभी बॉलीवुड में कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी गुमराह, आदित्य रॉय कपूर की, अगर आपने नहीं देखी हो तो देखना। वे दोनों भाई ट्विंस होते हैं और कभी कभी ऐसा केसेस भी देखने के लिए पाया जा सकता है बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस में, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसमें, कि ट्विंस होने वाले जो दो बच्चे होंगे हो सकता है उन दोनों के फिंगरप्रिंट एक दूसरे के सेम हो। और ये घटना ऐसी नहीं है कि पहली बार हुई हो। अगर आप इस चीज़ की स्टडी करेंगे गूगल वगैरह पे जाके, और मैं तो कहता हूँ आप जाके इस चीज़ की स्टडी करें भी, ताकि आपको इन चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हों। तो ऐसे कई सारे केसेस यहाँ से पहले फॉरेन में हो भी चुके हैं, जहाँ पे दोनों व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के सेम पाए गए थे, जिनमें एक क्रिमिनल भी था। तो जो क्रिमिनल था वो तो बच जाता है, दूसरा बेचारा फंस जाता है क्योंकि फिंगरप्रिंट सेम है। चलिए, पहला इसका यूज है इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स। फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फिंगरप्रिंट का यूज करते हैं। किस व्यक्ति ने मर्डर किया कैसे पता चलेगा? भाई चाकू पर जिसके फिंगरप्रिंट होंगे उसके फिंगरप्रिंट मैच करा के देख लीजिए, पता चल जाएगा। टू डिटरमाइन द पैटर्निटी ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति की पैटर्निटी पता करने के लिए कि किसी भी बच्चे का फादर कौन है, इस बात को पता करने के लिए हम डीएनए का यूज कर सकते हैं। डीएनए मैच करा के देख लीजिए। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट, मान लीजिए किसी रेल दुर्घटना में या हवाई दुर्घटना में बहुत सारे अमाउंट में, मतलब बल्क में लोगों की डेथ हो गई, उनमें किसी की बॉडी जल गई, किसी का चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी बॉडी कौन से व्यक्ति की है या कौन से पर्सन की है? उस केसेस में उस बॉडी की शनाख्त करने वाले लोगों के घर वालों के डीएनए उस बॉडी के साथ में मैच किए जाते हैं और वहाँ से हमें पता चलता है कि बॉडी किसकी है। और लास्ट है हमारे पास इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस। बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस का मतलब है यदि आप बायोलॉजी की स्टडी और ज़्यादा लेवल पर करें, आगे आने वाले लेवल पर, कि भविष्य में इस डीएनए का यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि इन चीज़ों को हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। जैसे कि एक मूवी आई थी स्पाइडरमैन, उस स्पाइडरमैन मूवी के अंदर चूहे का और इंसान का दोनों का डीएनए आपस में मिक्स कर दिया जाता है। चूहे का नहीं, सॉरी, छिपकली का, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर ह्यूमन के अंदर छिपकली के कैरेक्टर आ जाते हैं, वो दीवार पे चलना शुरू हो जाता है, या मकड़ी के साथ में भी आप एवोल्यूशन करा सकते हैं। ऐसे कुछ एवोल्यूशंस हॉलीवुड मूवीज में दिखाए गए। तो मैं तो कहूँगा आप इन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानें, स्टडी करें। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ से आपसे पूछ सकता है पेपर में कि डीएनए और आरएनए के अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस देखने के लिए पाए जाते हैं, आप बताइए। तो हमारे पास है डीएनए के अंदर जो शुगर देखने के लिए पाई जाती है, जो आपने अभी पेंटोस शुगर देखी थी, डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर पाई जाती है उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे इसका नाम है। तो इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है 2-डीऑक्सीराइबोज। जबकि शुगर का आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसका नाम है डी राइबोज। अगर आप इसका पूरा नाम देखेंगे तो पूरा नाम होता है बीटा डी 2-डीऑक्सीराइबोज। जबकि आरएनए के अंदर जो शुगर होती है उसका नाम होता है बीटा डी राइबोज। बीटा डी राइबोज। डीएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन से बेसिस पाए जाते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन और साइटोसिन और थायमिन, 4 बेसिस देखने के लिए पाए जाते हैं। या आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं AGCT। AGCT, ए की बॉन्डिंग टी के साथ में, सी की बॉन्डिंग जी के साथ में। ए की बॉन्डिंग टी के साथ में डबल बॉन्ड से और सी की बॉन्डिंग जी के साथ में ट्रिपल बॉन्ड से। और बॉन्डिंग काय की पाई जाती है भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आरएनए के अंदर जो बेस पाए जाते हैं कौन कौन से भैया? आरएनए के अंदर जो बेसिस पाए जाते हैं वो होते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ कौन कौन से। एक होता है आपके पास एडेनाइन, एक होता है आपके पास गुआनाइन, एक होता है आपके पास साइटोसिन और लास्ट होता है आपके पास यूरेसिल।
या फिर आप इसे शॉर्ट में कहें तो शॉर्ट में कह सकते हैं आपके पास AGCU। यानी कि डीएनए के अंदर जो बेसिस पाए जाते हैं वो होते हैं AGCT, जबकि आरएनए के अंदर जो 4 बेस पाए जाते हैं वो होते हैं AGCU। केवल एक बेस का अंतर होता है, डीएनए में थायमिन और आरएनए में यूरेसिल। डीएनए हैज यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस पाई जाती है। अच्छा ये टॉपिक छूट गया, अभी मैं करा दूंगा। चलो, डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर रेप्लिकेशन की कोई भी प्रोसेस देखने के लिए नहीं पाई जाती। डीएनए कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी इफेक्ट। डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स को या ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, जबकि आरएनए क्या करता है? आरएनए करता है प्रोटीन सिंथेसाइजेशन, प्रोटीन को सिंथेसाइज कराने का काम करता है। जो 2 चीज़ें पीछे रह गई हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये वाली देखिए, है क्या यहाँ पे? नहीं है, चलो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। एक प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। क्या होती है? रेप्लिकेशन मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब डीएनए ट्रांसफर होके जाता है तो आप कहेंगे कि भैया जब डीएनए ट्रांसफर ही हो गया तो जिस बॉडी ने डीएनए ट्रांसफर किया है क्या उस बॉडी के अंदर से डीएनए खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि डीएनए के अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेल्फ डुप्लीकेशन, जिसको बोलते हैं सेल्फ डुप्लीकेशन। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें डीएनए अपनी फोटोकॉपी जनरेट करता है, मतलब डीएनए खुद की कॉपी बनाता है और आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। आपने देखा होगा ना कि जैसे करैक्टर्स आपके भाई बहन के हैं वैसे ही कुछ करैक्टर आपके अंदर भी हैं, जैसे करैक्टर्स आपके माँ बाप के हैं वैसे ही करैक्टर आपके भी अंदर देखने के लिए पाए जाते हैं। डीएनए के अंदर ये जो प्रोसेस होती है सेल्फ डुप्लीकेशन की, इसी को बोला जाता है रेप्लिकेशन। ठीक है बात? यानी कि डीएनए का खुद की नई फोटोकॉपी जनरेट करना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है भैया बात? चलिए, एक चीज और है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। जिसका नाम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि ये जो आरएनए के बारे में अभी आपने पढ़ा था कि आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करवाता है। प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करवाना ही क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करवाना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। प्रोटीन सिंथेसाइजेशन याद रहेगा भैया। 1 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं कि बताइए रेप्लिकेशन क्या होता है और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो आप याद रखेंगे, कोई भी चीज़ भूलेंगे नहीं। ठीक है, ये यूजेज हो ही गए इन दोनों के डिफरेंस। चलिए, तो यहाँ यहीं तक थी हमारी वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हमने ख़त्म किया था कार्बोहाइड्रेट्स को। इस पार्ट के अंदर हमने समझा प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, डीएनए आरएनए के बारे में, उनके हमने प्रॉपर फंक्शन देखे, उनके हमने पार्ट देखे, उनकी स्ट्रक्चर देखी, उनके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं हमने ये भी समझे। बोर्ड एग्जाम में बच्चा यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, 7 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। डिफरेंसेस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर्स आपसे ड्रॉ करवाई जा सकती हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर से एक 4 मार्क्स की केस स्टडी भी बनती है, तो आप उस केस स्टडी के लिए भी तैयार रहें। ठीक है बात? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। जितने भी दिल्ली बोर्ड में PYQs में या फॉरेन में या फिर ऑल इंडिया बोर्ड में जितने भी सवाल बने हैं, करीब करीब 100 सवाल हैं इस चैप्टर से, मैं अगली PPT लगा के आपको वो सारी चीज़ें करा दूंगा। आप बिल्कुल भी निश्चित रहें इस चीज़ के बारे में। बस आपसे एक यही उम्मीद है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है उतना शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।